दंगल के मैदान तैयार हैं, पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोज खोज कर एक एक करके पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो असली पहलवान नहीं है उन्हें रंग पोत कर पहलवान की शक्ल दी जा रही है। जबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुट्ठियां तन रही हैं, भवें फड़क रही हैं, शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डोल रही हैं, झंडे लहर रहे हैं, डंडे मचल रहे हैं, राज्यों में चुनाव है, बागों में बहार है, सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा, ये है चुनावी अखाड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अखाड़े के तमाम दांव पेच के साथ मुखातिब हूं मैं आपसे, मनीष बाजपेयी। तो देखिए चुनावी अखाड़ा और सीखिए 1 2 3 4 5 यानी कि अखाड़ा पहाड़ा, माफ करिएगा। तो फिलहाल फाइनल हियरिंग जिसको कहते हैं जनता की अदालत में, उसके लिए कटघरे चुनाव आयोग ने खड़े कर दिए हैं। अब एक कटघरे में होंगे तमाम राजनीतिक दल और दूसरे कटघरे में होगी जनता, यानी कि आमने सामने होगी बात और मुलाकात, और इसमें तय होगा तमाम सियासी दलों का फैसला। क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। और कब होंगे चुनाव, कैसे होंगे चुनाव, कितने चरणों में होंगे चुनाव, लेकिन सबसे पहले इन तमाम खबरों पर जाएं इससे पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ फरमा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुझे खुशी है इस बात की कि जहां तारीख और प्रदेशों की आई, वहीं उत्तर प्रदेश की भी तारीख आ गई। और मैंने कई कार्यक्रमों में और खासकर मेट्रो चलने के बाद मैंने ये कहा था कि चुनाव की सबसे ज्यादा अगर तारीखों का इंतजार कोई कर रहा है तो हम समाजवादी लोग तैयारी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं उसका। लोकतंत्र में नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया है। लोगों को भरोसा है इस बात का। मैं चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करता हूं और हम इस घोषणा का बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे और अब उतनी ही उत्साहपूर्ण तरीके से हम इस घोषणा का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमने हमारे राज्य में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी पहले की परंपराएं रही हैं उत्तराखंड की, हम उसके अनुरूप आचरण करेंगे और हम सभी लोग चुनाव आचार संहिता के जो मार्गदर्शन होंगे उनका पालन करेंगे। तो फिलहाल ये रस्मी तौर पर कुछ बयान सामने आए, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस समझते हैं उनका पूरा का पूरा फोकस अखिलेश यादव के बार बार वो आशीर्वाद वाला जो शब्द है ना, कि माननीय नेताजी के आशीर्वाद से उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया। जरा समझिएगा कि ये आशीर्वाद इतना ज्यादा क्यों सामने उबल उबल कर निकल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। बहरहाल अब पूरी खबर आपके सामने, 5 राज्यों में किस तरीके से होंगे चुनाव, कब कब होंगे चुनाव और क्या कुछ चुनावी प्रक्रिया रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी खबर जो दिन भर नहीं देख पाए वो इस वक्त आप देखिए के न्यूज पर। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। आज से इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2, जबकि बाकी राज्यों में 1 चरण में चुनाव होंगे। चुनाव के लिए पहली वोटिंग 4 फरवरी, जबकि आखिरी वोटिंग 8 मार्च को होगी। वोटों की गिनती सभी 5 राज्यों में एक ही दिन यानी 11 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अब हम फेज वाइज आपके और हमारे वोटर्स की जानकारी के लिए आपके सामने पढ़ेंगे। पहला फेज 73 कंस्टिट्यूएंसीज, 73 कंस्टिट्यूएंसीज, जिसमें 15 जिले शामिल होंगे। यहाँ ये जानना भी जरूरी है
कि कहां किसका किससे मुकाबला होने वाला है। यूपी में जहां सत्ताधारी सपा में जारी अंदरूनी घमासान के बीच पार्टी ने फिलहाल यही ऐलान किया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और बीएसपी ने भी अकेले दम पर चुनाव मैदान में है। वही कांग्रेस फिलहाल गोल-मोल जवाब दे रही है। चुनाव है अब। हम लोग तो पहले से संभावना व्यक्त कर रहे थे कि चुनाव आयोग 2 तारीख से ही लगा देगी। चलिए उन्होंने आज लगाया। हम लोग चुनाव के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी चुनाव आयोग से मांग करी थी कि फरवरी में उत्तर प्रदेश के चुनाव होना चाहिए। केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही थी कि चुनाव टल के अप्रैल मई में हो जाए, हम लोगों ने उसका विरोध। फरवरी का महीना सबसे अच्छा चुनाव का महीना होता है। और मैं चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध करूंगा कि केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से तिथियां घोषित किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जिले ऐसे हैं और थाने से लेकर के जिले तक के अधिकारी, तहसील से लेकर के जिले तक के अफसर, उसमें से बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। तत्काल उनको हटा करके और निष्पक्ष चुनाव के लिए 100% बूथों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करता हूं। हमें भी इस चुनाव के लिए बेताबी से इंतजार था। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन में परेशान थी, कराह रही थी। गुंडा राज था, दंगा राज था, भ्रष्टाचार था। इसी तरह से मोदी जी जो बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, उन्होंने नोटबंदी के जरिए उत्तर प्रदेश व पूरे देश की जनता को परेशान कर दिया है। लोग लाइनों में खड़े कर दिए। किसान पूरे देश का और उत्तर प्रदेश का विशेषकर बहुत सारी जगहों पर आत्महत्याएं की हैं उन्होंने। तो इन हालातों में जहां बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, तो बहन मायावती जी एकमात्र आशा की केंद्र हैं, क्योंकि वो एक स्वच्छ प्रशासन देती हैं। अभी देखो, हम अपनी तैयारी से कल से अपना 403 की स्क्रीनिंग कमेटी को लेके चल रहे हैं। आगे क्या होता है ये ठीक है कि बहुत दबाव है सब जगह से, कांग्रेस पर भी दबाव है, शायद समाजवादी पार्टी पर भी दबाव होगा, सेकुलर पार्टीज पर सभी दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजय देनी है तो सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे होना। उत्तराखंड में भी चुनावी सक्रियता तेज हो गई है। यहाँ एक ही चरण में चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई और दल भी चुनावी समर में उतरने की तैयारी में हैं। देखो, उत्तराखंड के लोग बड़े शिक्षित हैं, राजनीतिक जागरूकता उनमें है, आंदोलन से राज्य बना है और वो सब चीज समझते हैं कि आज हमारा 5 वर्षों में, विशेष तौर पे पिछले 3 वर्षों में जब से हरीश राव जी की सरकार बनी है, सिवाय केंद्र से लड़ने के और प्रधानमंत्री को कोसने के, उन्होंने केंद्र से ना तो सहायता ले पाए, ना योजनाएं भेज पाए, जिसका नुकसान राज्य को हुआ है। केंद्र मदद करना चाहता है लेकिन मुख्यमंत्री तैयार तो हो, वो तो हर चीज में राजनीति देखते हैं। परिवर्तन स्वाभाविक है और होगा। कि उत्तराखंड में जो चुनाव है ये बहुत चुनौतीपूर्ण, 5 साल का जो वर्ष था कांग्रेस के लिए वो चुनौतीपूर्ण था। राज्य अपनी सबसे भीषणतम, इतिहास की सबसे भीषणतम आपदा के दौर में गुजरा था। लोगों ने 4 धाम यात्रा को कह देता, अब बद्रीनाथ केदारनाथ को भूल जाइए। अगले 5 साल और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ी बड़ी बातें इस तरह कह दी थी। इसलिए उस चुनौती से जब हम उभरे हैं तो मैं समझता हूं कि जनता इस बात को देखेगी और 2017 में फिर हम दोबारा, हमको पूरा भरोसा है। पंजाब की अगर बात करें तो अकाली भाजपा गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस से है, तो वही पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है, 1 ही महीना रह गया। वहाँ कोई जरूरत नहीं है।
अमन शांति हमेशा पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ कभी गड़बड़ नहीं हुई, किसी से भी नहीं। कितनी सीटें जीतेंगे? 3-4। गोवा में देखा जाए तो अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। एल्विस गोम्स आम आदमी पार्टी के यहाँ सीएम कैंडिडेट हैं। गोवा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो बेईमान सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्र हैं, बेताब हैं। अब ये काउंटडाउन शुरू हो गया है जब उनको गोवा के अंदर ईमानदार सरकार मिलेगी। इसी तरह मणिपुर में सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बनी इरोम शर्मिला चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर चुकी हैं। यहाँ 2 चरणों में चुनाव होंगे। 5 राज्यों में चुनाव के दौरान सुरक्षा की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने 85,000 सुरक्षाकर्मी देने की बात कही है। वहीं अर्धसैनिक बलों के साथ ही राज्यों के पुलिस बल भी चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल जिस वक्त का इंतजार हर किसी को था, चाहे वो सियासत में रहने वाला कोई सियासी कार्यकर्ता हो, नेता हो, या फिर मतदान करने के लिए बेसब्री से इस वक्त का इंतजार कर रहा कोई मतदाता हो, हर किसी को इंतजार था। लेकिन अब होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह से होगा, ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से नोटबंदी के बाद जो माहौल बना है उसमें चुनाव प्रचार बहुत रंग बिरंगा होगा या फीका होगा, ये भी समझने वाली बात है। और इस समझने और समझाने की प्रक्रिया को लेकर इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रमोद शर्मा दिल्ली से, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंकज राणा उत्तराखंड देहरादून से हमारे संवाददाता, और मनीष पांडे लखनऊ से मौजूद हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले प्रमोद शर्मा आपके पास में हम आना चाहेंगे। जो एक माहौल है इस वक्त, चाहे पूरे देश की बात कर लें, लेकिन हमारा फोकस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है। इस माहौल में इस चुनाव की घोषणा, कितना रंग बिरंगा रहेगा ये चुनाव और कितना मुश्किल भरा सफर रहेगा तमाम सियासी दलों के लिए। प्रमोद शर्मा। देखिए मनीष भाई, ये चुनाव तो निश्चित ही रंग बिरंगा भी रहेगा और इसमें तरह तरह के रंग रहेंगे। चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान करके अपना काम कर दिया। अब जनता की बारी है जी। और जिस माहौल में ये चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो हमें लगती है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि अभी तक उनके अपने परिवार का झगड़ा सुलटा नहीं है। चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, साइकिल किसकी रहेगी, ये भी तय नहीं हुआ है। और कुल 1.25 महीना बचा है। 11 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा 73 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में उनके सामने दिक्कत ये भी होगी कि पहले तो ये तय हो जाए कि उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव और उनके जो प्रत्याशी होंगे उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, और फिर अगर नया सिंबल मिलता है तो वो क्या इस टाइम में बता भी पाएंगे लोगों को कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं हो सकती। वो यकीनन चाहते होंगे कि चुनाव की तिथियां और आगे बढ़ जाती, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिल सकता है तो वो बीएसपी को है, क्योंकि बीएसपी की प्रमुख आपने देखा कि मायावती कल ही ये ऐलान कर चुकी हैं कि उनके प्रत्याशी कौन कौन हैं, किस बिरादरी के हैं, उनकी तैयारी पहले से है। चलिए अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस भी उस स्थिति में नहीं है जो सरकार बना ले, तो उसको भी गठबंधन करना है। तो तमाम दिक्कतें उन लोगों के लिए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी अभी राह बहुत आसान नहीं है। प्रमोद शर्मा जी, बीजेपी की स्थिति क्या है, बीएसपी की स्थिति क्या है, एसपी की स्थिति क्या है, इसको लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे, माहौल की भी हम बात करेंगे।
को जबरदस्त तरीके से सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास दिला रहा है। जिस बात को लेकर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये खबर जो कि चुनाव आयोग की तरफ से आई है और जो 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हुई है उसके बाद से हर कोई अब जोश में दिख रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र बहुत जरूरी लगातार हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता अमित दुबे ने बात की केशव प्रसाद मौर्य से। देखते हैं उनका क्या नजरिया है इस पूरे माहौल को लेकर और इस खबर को लेकर। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी कितनी तैयार है, आइए बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, 7 चरणों में चुनाव, कितनी तैयारी है बीजेपी? पहले तो चुनाव की तिथियां आई, स्वागत करता हूं। भाजपा पूरी तरह से तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है। हमने पूरी तैयारियां पहले से करके रखी थी। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे चुनाव की तिथि जल्दी से जल्दी आए और सपा बसपा के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, गुंडाराज से, जातिवाद से उत्तर प्रदेश मुक्त हो और विकास के पथ पर आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई। सर, जिस तरह से 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बेहतर होगा चुनाव प्रचार करने में? और क्या जो यूपी में अक्सर का देखा जाता है, कई जगह लगातार सुरक्षा के बावजूद जो है पोल जो है कहीं ना कहीं इधर उधर किए जाते हैं? मेरी तो चुनाव आयोग से स्पष्ट तौर से मांग है कि बहुत सारे अधिकारी इस प्रकार से तैनात किए गए हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव में लाभ पहुंचाने का काम करें। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनको चिन्हित करके तत्काल उनको ऐसे जिम्मेदार पदों से जिनकी चुनाव में कोई भूमिका होती हटा दिया जाए। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव के लिए समस्त बूथों को उत्तर प्रदेश के अंदर संवेदनशील मान करके केंद्रीय बलों की भरपूर तैनाती किया जाए और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को सफल नहीं होने देना चाहिए। मैं पार्टी की ओर से भी एक सूची तैयार करवा रहा हूं, जल्दी ही वह सूची हम चुनाव आयोग को सौंपेंगे कि जो अधिकारी केवल इसलिए तैनात किए गए कि वो सपा के प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाएं, ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए। केशव जी, तिथियां आ चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद पार्टी के भी एक भी कैंडिडेट की सूची नहीं आई है, क्या लगता है आप लोग इस मामले में पिछड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे उत्तर प्रदेश में है, देश में है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जिन लोगों ने घोषित कर दिया है वो घोषित अभी अघोषित हैं कि घोषित हैं उनको स्वयं नहीं विश्वास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस दिन घोषित कर देगा वह घोषणा अंतिम होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। हमारी सूची भी तैयार है, हमारे लगभग नाम भी फाइनल हैं और जल्दी ही उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में होंगे। हम संगठन के बूते, कार्यकर्ता के बूते इस समय चुनाव की इस पूरी तैयारी को लेकर के बहुत आगे हैं। बसपा, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं ये मुकाबला नहीं कर सकते। सपा की लड़ाई का भी, क्या अंदरूनी लड़ाई का भी फायदा बीजेपी को मिलेगा केशव जी? भारतीय जनता पार्टी कलह की नहीं कमल की बात करती है। लेकिन केशव जी, एक चीज आप हमेशा पॉलिटिकल सपा को बोलते रहे, पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन ये ड्रामा जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंच गया, ऐसे में सिंबल जब्त होने के भी चांसेस है। मैंने कहा कलह नहीं, कमल का फूल, कमल का फूल खुशहाली के प्रतीक। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जो साफ तौर पे कह रहे थे कि बीजेपी पहले से लगातार तैयारी कर रही थी और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कमल का फूल यूपी में खिलेगा। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। कुछ बातें याद रखना बेहद जरूरी है और जिस तरीके से ये रिदमिक साउंड हो रहा है तमाम नेताओं का, वो भी समझना बहुत जरूरी है। कला नहीं, कमल का फूल, कमल का फूल मतलब खुशहाली। हमारे साथ में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। प्रमोद शर्मा दिल्ली से लगातार मौजूद हमारे साथ और साथ ही साथ मनीष पांडे लखनऊ से। और इतनी सर्द हवाओं के बीच में, सर्द मौसम के बीच में पंकज राणा देहरादून से मौजूद, उनको देखकर ही लग रहा है कि वाकई बहुत सर्दी है बाहर, तापमान बहुत गिरा हुआ है। पंकज, थोड़ा सा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, हम उत्तराखंड पर भी आएंगे और हरीश रावत ने क्या कुछ कहा उसको लेकर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीधे मनीष पांडे की तरफ रुख करना चाहेंगे। कलह नहीं, कमल का फूल। अब कमल का फूल किसकी उड़ाएगी धूल, ये बड़ा समझने वाली बात है। मनीष, अभी की अगर बात करें तो खबरों में यह है कि लगातार कोशिशें सुलह की चल रही हैं, कोई सुलह का समझौता निकल आए, मीटिंग्स लगातार चल रही हैं सुबह से लेकर अब तक। अखिलेश ने कल मीटिंग भी बुलाई है विधायकों की 9 बजे सुबह। इन सबके बीच में हम जरूर जानना चाहेंगे इस खबर के क्या मायने हैं, उत्तर प्रदेश में लोग किस तरीके से देख रहे हैं, तमाम नेता क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं और वाकई चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना तैयार। मनीष। मनीष जी, देखिए साफ
तौर से चूंकि तैयारियां हो चुकी हैं और अगर देखा जाए सबसे बड़ी बात कमल का फूल खुशहाली का प्रतीक बन पाता है या उम्मीद की जो साइकिल चलाने की बात करते थे समाजवादी पार्टी के लोग वो कितना आगे जाती है या फिर हाथी की स्थिति में है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी अगर देखा जाए सबसे बड़ा ध्यान अगर कहीं केंद्रित कर रही है सारी विपक्षी पार्टियां और सभी सियासी दल अगर टकटकी लगाए हुए देख रही हैं तो वो समाजवादी पार्टी की स्थिति को देख रही हैं। लगातार सुलह समझौते की कोशिश की जा रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकल पाया। उत्तर प्रदेश में अगर सियासी पार्टियों की बात करें कि किस कदर तैयार है तो बीजेपी की स्थिति अभी थोड़ी देर पहले जो केशव मौर्य जी कह रहे थे, जैसा कि उनका जो बयान था कि वो सिर्फ कमल की बात कर रहे हैं। साइकिल में अभी जो पेच क्या फंसा हुआ है, दरअसल आपको पेच के बारे में भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की जो लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर देखा जाए 403 विधानसभा सीटों में महज 40 ऐसी सीटें हैं जिसमें दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी अखिलेश के हैं तो दूसरे शिवपाल के हैं। अगर इन दोनों में सहमति बन जाती है तो निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सिंबल फ्रीज होने की बात कर रहे हैं या अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नौबत आने नहीं देंगे मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो अपने तरह के अलग राजनीतिज्ञ हैं, उनका काफी बड़ा कद है। तीसरी बात अगर देखें जो मुख्य जो पार्टी है बीएसपी बड़ी जबरदस्त रूप से तैयारी में थी, तैयार है और तैयार दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठीक आचार संहिता के एक दिन पहले जो सियासी समीकरण, जो जातीय समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो है बीएसपी ने पेश किया है, उससे कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पे दोनों हैरान हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीएसपी सत्ता में जब भी आई है, चाहे 2007 की बात कर लें या उसके पहले जो 3 बार मुख्यमंत्री रही मायावती उसकी बात कर लें या इस बार की बात कर लें, तो इस बार जो उनका दलित मुस्लिम और सवर्णों का जो गठजोड़ है वो कोई करिश्मा ना कर दे, इस वजह से लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि कल सुबह तक जो बैठक, कल विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है उसके बाद जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का भी घमासान खत्म होने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में चाहे वो मुलायम सिंह यादव हुए या अखिलेश यादव हुए या शिवपाल सिंह यादव हुए या रामगोपाल, ये पूरा झगड़ा इन्हीं चारों लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैंने एक बात कही है मनीष, मैंने एक बात कही है, समझदारी से काम नहीं लिया। मनीष, एक बात मैंने कही है और लगातार मैं इस बात को कह भी रहा हूं और वह मैं आज इस कार्यक्रम में फिर दोबारा कह रहा हूं। आमतौर पर यह माना गया कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये एक उदाहरण के तौर पर लगातार चल रहा भारत विभाजन के समय से। क्या आज के बाद ऐसा होगा का नाम मुलायम सिंह यादव? क्या ये कहावत लोग दोहराएंगे? देखिए मनीष, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपकी बात 100% सही है और काफी हद तक जो हमें जानकारी मिल रही है, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगभग सहमति बन भी गई है। सिर्फ और सिर्फ वहां सिर्फ एक मसला फंसा हुआ है कि जो शिवपाल सिंह यादव हैं उन्हें जो राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की तैयारी है, जो उनकी मांग है कि ठीक है टिकटों पे हम सहमति बना लेंगे, कोई बात नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी कोई और होगा, लेकिन शिवपाल का कद पार्टी में बढ़ाया जाए। और जो कद बढ़ाने की मांग हो रही है वो कहीं ना कहीं जो शिवपाल के समर्थक है, शिवपाल का खेमा है, वो जो प्रोफेसर रामगोपाल साहब है उनकी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है कि उन्हें उनकी कुर्सी पे या फिर उनकी बराबरी वाली कुर्सी पे बिठाया जाए, जिससे वो भी जो है केंद्र में दिल्ली में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो मजबूरी तो है, मुलायम सिंह यादव मजबूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, और उनको अलग करके अखिलेश यादव के लिए भी जो डगर है, चुनावी डगर है, वो बड़ी मुश्किल। आपने एक बात कही, शिवपाल सिंह यादव साथ ही साथ है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बने हुए। और मुझे लगता है आपने जो बात कही मनीष, वो बहुत काबिले गौर है। मुलायम सिंह जबरदस्त राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अभी तक वो सबको धोबी पाठ से पछाड़ते आए हैं। मुश्किल ये हो गई कि इस बार उन्हें अपने बेटे को ही धोबी पाठ देना है, और यहां पर पिता का दिल भी धड़कता है और यहां पर सियासत में एक बड़े मजे हुए राजनेता का दिल भी धड़क रहा है। ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए दिक्कत में है मुलायम सिंह यादव। आपसे बढ़ते हुए आगे हम रुख करेंगे। हमारे साथ में पंकज राणा लगातार मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं उनके चेहरे को कि लगातार सर्द हवाओं के बीच में उनका चेहरा भी थोड़ा सा कुछ सर्दीला सा हो रहा है। तो पंकज, जो खबर जिस पर आप चर्चा करेंगे, आप में खुद ही गर्मी आ जाएगी। हरीश रावत ने दोनों हाथ जोड़कर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया और कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड
चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, धड़ों में बटी हुई राजनीति आधी अधूरी तैयारियों के साथ फिलहाल दिख रही है। आपका अपना ऑब्जर्वेशन, और क्या अब रातों रात डिनर पॉलिटिक्स चलेगी, सबको बैठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, भाई जीत लो तो स्वर्ग मिलेगा, लड़ते रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। पंकज राणा कहिए। बिल्कुल मनीष जी, आपने दोपहर एक बात कही थी कि उत्तरा जो दिवाली होली होगी वो 13 तारीख को है और मतगणना होगी वो 11 तारीख को है, 11 मार्च को है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2 जश्न मनाए जाने होंगे, क्योंकि जब 5 राज्यों में मतगणना के नतीजे आएंगे उस वक्त 2 जश्न होंगे, 11 तारीख को होगा और दूसरा होली का जश्न होगा। लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में अलग तरीके से होली मनाई जाती है और पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरीके से मनाई जाती है, तो यहाँ पर 3 जश्न होने वाले हैं। एक जो 11 तारीख को मतगणना होगी उसका जश्न होगा, एक होली का जश्न होगा और एक जब होली पहाड़ के लोग मनाते हैं उसका जश्न होगा। तो ये 3 तरह की यहाँ पे होलियां मनाने का प्रोग्राम तैयार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर सियासी दलों की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सियासी दलों के लिए 2 होलियां होंगी, एक 11 तारीख के बाद होली होगी और दूसरी जिस दिन होली होगी 13 मार्च को उस दिन होली होगी। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां सियासी दलों ने अभी तक की है ये एक दिलचस्प होगा। हालांकि ये दावे किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है उसके बाद हाथ जोड़कर यह बात भी कही जा रही है कि हम पूरी तरह से परिपक्व हैं, पूरी तरह से हम चुनावों के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी तैयारियां कितनी पूरी हैं ये जनता तय करेगी। 15 फरवरी को जब यहां पर चुनाव होंगे, जब मतदान के लिए लोग घरों से निकलेंगे, उस वक्त यह आकलन होगा कि किसको किसने चुना। क्योंकि अभी यह बात कही जा सकती है कि उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाला है वो हरीश रावत बनाम बीजेपी होने वाला है। लेकिन किसने कितना दम है ये चुनावों के बाद, नतीजों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं मनीष जी कि उत्तराखंड में जिस तरह से तैयारियां अभी तक की गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनावों के लिए मात्र 40 दिन का वक्त है और इस 40 दिन के भीतर पूरी तरह से पार्टियों को वक्त तो है ही नहीं। और ये मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा पंकज राणा कि वक्त तो खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ट्रेन स्टार्ट होने के बाद में चल भी पड़ी है। वक्त कहां है भाई, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तो बस ये है कि आप अपने बताइए कौन कौन कैंडिडेट हैं और जाइए अब लड़िए जाके चुनाव। अब काहे की तैयारी, अब तो बस ये सामान उठाइए और भागिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बात हमने केशव प्रसाद मौर्य की थी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने उनका पूरा अंदाज बयां आपको दिखाया था। हम आपको हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। हम निशंक के बारे में भी आपको बताएंगे किस तरीके से शब्द बदल रहे हैं, शब्दों की अदायगी बदल रही है। लेकिन सियासत और सत्ता की दुनिया में उनके गलियारों में क्या कुछ कहानी चल रही है पर्दे के पीछे, बताने के लिए हमारे साथ में प्रमोद शर्मा दिल्ली से मौजूद हैं। प्रमोद जी, बहुत सारी बातें हैं समझने और समझाने वाली। दिल्ली में इस वक्त चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बातें पर्दे के सामने होती हैं, कुछ बातें पर्दे के पीछे होती हैं। पर्दे के सामने सब कुछ बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, तारीखों घोषणा हो गई, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत के करीब आप हमारे दर्शकों को पहुंचाइए कि दरअसल कौन कितना अधूरा है और कौन कितना पूरा है। सही तस्वीर क्या है वो बताइए प्रमोद शर्मा। देखिए मनीष वाजपेयी जी, आप लगातार सुबह से हमारे के न्यूज के दर्शकों को अपडेट देते रहे हैं, लगातार आप जुड़े रहे हैं, पूरे दिन भर की खबरों से आप वाकिफ हैं और लगातार बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। अब आप देखिए, एक आपने अभी कहा कि मजबूरी का नाम मुलायम सिंह यादव तो नहीं है। मुझे इस पर एक बात याद आती है कि भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण और मनोज नहीं समय होत है बलवान। तो इस समय मनोज की बजाय हम परिस्थितियों को अगर बलवान कहें तो कहीं बेहतर होगा, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो मजबूर कर रही हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को, जो उनके समर्थकों के द्वारा या रामगोपाल यादव गुट के द्वारा या जो उनका अपना गुट है उसने समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको घोषित किया है। तो परिस्थिति ये कह रही है कि अगर आप चुनाव में अलग जाओगे अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पार्टी से अलग, तो आपको सिंबल भी नहीं मिलेगा और चुनाव में आपका जो परिणाम है वो आपके मनमाफिक शायद ना रहे।
तो ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए पर्दे के पीछे भी कोशिशें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, महामंत्री भी हैं वो, और सूबे के कद्दावर मंत्री हैं आजम खान, वो लगातार कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह पैचअप हो जाए पिता पुत्र के बीच में, उससे समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी। तो एक तो ये लगातार चल रहा है। इसके बावजूद भी शाम में सपा के महासचिव अमर सिंह भी चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने फिर से एक चिट्ठी दी है और कहा है कि जो रामगोपाल यादव ने जो अधिवेशन बुलाया था वो पूरी तरह से असंवैधानिक था। तो ये भी एक कोशिश चल रही है कि अगर समझौता ना हो पाए तो फिर समाजवादी पार्टी का जो दावा है वो मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली ठीक है, मुझे लगता है ये साबित कर दिया जाए चुनाव आयोग के भीतर। मुझे लगता है कि पूरे के पूरे चुनावी खबरों में दोनों तरह की कोशिशें हो रही हैं। इस पूरे चुनावी खबरों में यादव के जो प्रमोद जी, इस पूरी चुनावी खबरों में लगता है ऐसा कि सबसे ज्यादा फुटेज और ऑन एयर टाइम अगर किसी ने खाया है तो वो है समाजवादी पार्टी, और वो इसलिए कि चूंकि विवादों में है। लेकिन हम कांग्रेस को क्यों भूलें? बड़ा कंफ्यूज सी लग रही है कांग्रेस के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। उत्तर प्रदेश का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। 3 बड़े नाम, प्रभारी गुलाम नबी आजाद, अध्यक्ष राज बब्बर पीसीसी उत्तर प्रदेश के, और शीला दीक्षित जो कि सीएम कैंडिडेट है। तीनों के बयानों को अगर हमारे दर्शकों ने देखा होगा, सुना होगा, तो तीनों अलग राह पकड़े हुए, यानी कि एक गंगा, दूसरी जमुना, तीसरी सरस्वती, लेकिन इन तीनों का संगम कहीं नहीं हो रहा है। शीला दीक्षित पीछे हटने को भी तैयार है, अखिलेश बेहतर कैंडिडेट होंगे। गुलाम नबी आजाद गठबंधन की बात को इनकार ही कर रहे हैं कि अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और राज बब्बर भी गाये बगाए कुछ और सुर अवलाप रहे हैं। मनीष पांडे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मनीष, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, जो कुछ करेगी, समाजवादी पार्टी का हाल सामने है। ये कांग्रेस जो इतना दम भर रही थी वो बिल्कुल चुनाव के करीब, यानी कि नदी के करीब आते आते जहां पर पानी है और प्यासा पानी से अपनी प्यास बुझा सकता है, वहीं पर वो दूर भाग रहा है। तो ये कांग्रेस की कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, किस वजह से है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? मनीष पांडे। देखिए मनीष, आपको याद होगा कि अगर देखा जाए चुनावी तैयारियों में देखा जाए किस तरीके से कितनी मेहनत की है, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो चुके हैं। और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने, आपने याद होगा कि राहुल गांधी ने खाट सभा शुरू की थी, खाट पंचायतें लगाई थी, उन्होंने देवरिया से लेकर दिल्ली तक यात्रा जो की थी, तो उसके बाद उनको समझ में आ गया। क्योंकि अगर देखा जाए, आप देखिए अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, बीजेपी भी कह रही है कि हम 2 या 3 दिन में अनाउंस कर देंगे, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि उसे चुनाव अकेले लड़ना है या उसे किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करना है। तो ये एक बड़ी वजह रही है। आज कल शाम को राज बब्बर लखनऊ पहुंचे हैं, अब एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, तो उसके बाद अब डिसाइड होगा कि कैंडिडेट्स कौन होंगे। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत की थी कांग्रेस ने, जिस तरीके से कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की, वो उन्हें ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता चल गई है। प्रशांत किशोर जैसे शख्सियत को लगाया गया, उन्हें भी ग्राउंड रियलिटी पता चल गई कि क्या हो गया। और अगर सभी दलों के बीच में देखें मनीष, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो सबसे मजबूत स्थिति में तैयारियों के मद्देनजर, प्रत्याशियों के मद्देनजर, या फिर जो जनसंपर्क है, उसमें सबसे आगे बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अभी घर के बवाल में पड़ी हुई है। बीजेपी में अभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जल्दी ही घोषणा हो जाएगी और जिस पर सहमति बननी ही सबकी बननी है। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि बीजेपी में जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी तो तमाम चुनाव उसके पहले हुए हैं, उसमें भी देखना यह होगा कि जिन प्रत्याशियों एक विधानसभा से 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी स्थिति असहज है, वहां 2 लिस्टें आ गई हैं, 40 सीटों पे 80 प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। लेकिन बसपा जो है इस वक्त जो उसका सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है उसमें सबसे आगे निकलती हुई दिखाई देती है। यह अलग बात है कि उसका इंजीनियरिंग का फार्मूला कितना हिट होता है, यह 11 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में अगर देखा जाए, जो 4 प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उसमें सबको पिछाड़ते हुए नजर
नजर आ रही है। हालांकि सर्वे वगैरह ठीक है मनीष पांडे, ठीक है, बात हो गई मनीष पांडे, बात हो गई। आपने तीनों दलों को क्रमवार उनकी स्थितियां जो है उनके बारे में आपने विश्लेषण कर दिया। लेकिन जब मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा हूं तो मेरी नजर पंकज राणा पे बार बार जा रही है। लगातार हम पंकज को अभी इधर भी देख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर वो लगातार मौजूद है हमारे साथ में, और पंकज राणा को देख रहे हैं तो मैं उत्तराखंड नजर आ रहा है। और उत्तराखंड जब नजर आ रहा है तो वो किरदार जो सत्ता परिवर्तन के इधर उधर घूम रहे थे, जो कांग्रेस छोड़ के 9 नवरत्न चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो नवरत्न कहां पर हैं, उनकी टिकटों का क्या हश्र हो रहा है, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका कोई भविष्य फाइनल है या उनके खिलाफ लड़ने वाले दावेदार और हैं। पंकज राणा, ये अलग बात है कि टिकटें बटी नहीं है अभी तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी मुश्किलें उन नवरत्नों को लेकर जो कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको स्थानीय लोग किस तरह से पचा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो कितना प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। पंकज राणा, देखिए मनीष जी, अभी तक की तैयारियों की बात करें तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बात आपने कही कि जो 9 नवरत्न थे और वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी वजह से जो तैयारियां प्रभावित हुई है उसका ऑन एयर टाइम अगर किसी ने खाया है तो वो है समाजवादी पार्टी, और वो इसलिए कि चूंकि विवादों में है। लेकिन हम कांग्रेस को क्यों भूलें, बड़ा कंफ्यूज सी लग रही है कांग्रेस के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। उत्तर प्रदेश का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। 3 बड़े नाम, प्रभारी गुलाम नबी आजाद, अध्यक्ष राज बब्बर पीसीसी उत्तर प्रदेश के, और शीला दीक्षित जो कि सीएम कैंडिडेट है। तीनों के बयानों को अगर हमारे दर्शकों ने देखा होगा, सुना होगा, तो तीनों अलग राह पकड़े हुए, यानी कि एक गंगा, दूसरी जमुना, तीसरी सरस्वती, लेकिन इन तीनों का संगम कहीं नहीं हो रहा है। शीला दीक्षित पीछे हटने को भी तैयार है, अखिलेश बेहतर कैंडिडेट होंगे। गुलाम नबी आजाद गठबंधन की बात को इनकार ही कर रहे हैं कि अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और राज बब्बर भी गाये बगाए कुछ और सुर अवलाप रहे हैं। मनीष पांडे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मनीष, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, जो कुछ करेगी, समाजवादी पार्टी का हाल सामने है। ये कांग्रेस जो इतना दम भर रही थी, वो बिल्कुल चुनाव के करीब, यानी कि नदी के करीब आते आते जहां पर पानी है और प्यासा पानी से अपनी प्यास बुझा सकता है, वहीं पर वो दूर भाग रहा है। तो ये कांग्रेस की कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, किस वजह से है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? मनीष पांडे। देखिए मनीष, आपको याद होगा कि अगर देखा जाए चुनावी तैयारियों में देखा जाए किस तरीके से कितनी मेहनत की है, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो चुके हैं। और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने, आपने याद होगा कि राहुल गांधी ने खाट सभा शुरू की थी, खाट पंचायतें लगाई थी, उन्होंने देवरिया से लेकर दिल्ली तक यात्रा जो की थी, तो उसके बाद उनको समझ में आ गया। क्योंकि अगर देखा जाए, आप देखिए अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, बीजेपी भी कह रही है कि हम 2 या 3 दिन में अनाउंस कर देंगे, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि उसे चुनाव अकेले लड़ना है या उसे किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करना है। तो ये एक बड़ी वजह रही है। आज कल शाम को राज बब्बर लखनऊ पहुंचे हैं, अब एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, तो उसके बाद अब डिसाइड होगा कि कैंडिडेट्स कौन होंगे। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत की थी कांग्रेस ने, जिस तरीके से कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की, वो उन्हें ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता चल गई है। प्रशांत किशोर जैसे शख्सियत को लगाया गया, उन्हें भी ग्राउंड रियलिटी पता चल गई कि क्या हो गया। और अगर सभी दलों के बीच में देखें मनीष, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो सबसे मजबूत स्थिति में तैयारियों के मद्देनजर, प्रत्याशियों के मद्देनजर, या फिर जो जनसंपर्क है, उसमें सबसे आगे बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अभी घर के बवाल में पड़ी हुई है। बीजेपी में अभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जल्दी ही घोषणा हो जाएगी और जिस पर सहमति बननी ही सबकी बननी है। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि बीजेपी में जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी तो तमाम चुनाव उसके पहले हुए हैं, उसमें भी देखना यह होगा कि जिन प्रत्याशियों एक विधानसभा से 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं, समाजवादी
आदमी पार्टी में थोड़ी सी स्थिति असहज है, वहां 2 लिस्टें आ गई हैं, 40 सीटों पे 80 प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। लेकिन बसपा जो है इस वक्त जो है, जो उसका सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है उसमें सबसे आगे निकलती हुई दिखाई देती है। ये अलग बात है कि उसका इंजीनियरिंग का फार्मूला कितना हिट होता है, ये 11 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में अगर देखा जाए, जो 4 प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उसमें सबको पिछाड़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि सर्वे वगैरह ठीक है मनीष पांडे, ठीक है, बात हो गई मनीष पांडे, बात हो गई। आपने तीनों दलों को क्रमवार उनकी स्थितियां जो है उनके बारे में आपने विश्लेषण कर दिया। लेकिन जब मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा हूं तो मेरी नजर पंकज राणा पे बार बार जा रही है। लगातार हम पंकज को अभी इधर भी देख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर वो लगातार मौजूद है हमारे साथ में, और पंकज राणा को देख रहे हैं तो मैं उत्तराखंड नजर आ रहा है। और उत्तराखंड जब नजर आ रहा है तो वो किरदार जो सत्ता परिवर्तन के इधर उधर घूम रहे थे, जो कांग्रेस छोड़ के 9 के 9 नवरत्न चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो नवरत्न कहां पर हैं, उनकी टिकटों का क्या हश्र हो रहा है, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका कोई भविष्य फाइनल है या उनके खिलाफ लड़ने वाले दावेदार और हैं। पंकज राणा, ये अलग बात है कि टिकटें बटी नहीं है अभी तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी मुश्किलें उन नवरत्नों को लेकर जो कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको स्थानीय लोग किस तरह से पचा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो कितना प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। पंकज राणा, देखिए मनीष जी, अभी तक की तैयारियों की बात करें तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बात आपने कही कि जो 9 नवरत्न थे और वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी वजह से जो तैयारियां प्रभावित हुई है उसका इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक बीजेपी में टिकटों को लेकर एक भी बैठक नहीं की गई है। हालांकि ये बात अलग है कि जो तमाम नेता हैं वो कैमरे के सामने जरूर बात कहते हैं कि पार्टी हाईकमान का नेता जो डिक्लेयर करेगा, पार्टी हाईकमान जो बात कहेगा वो ही सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी है, पार्टी के अंदर जो 9 बागियों के आने के बाद से गुटबाजी पनपी है, उससे साफ जाहिर है कि अभी तक इसी वजह से पार्टी के अंदर टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है या टिकटों को लेकर अभी तक मंथन नहीं किया गया। ये भी बात साफ है कि बीजेपी के अंदर अभी भी एक भी टिकट के दावेदार की लिस्ट नहीं ली गई है। पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री तक, वो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान के आधार पर खबर पंकज हमारे तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को बहुत खास तौर से देखते हैं और वो खबर हम जरूर प्रमोद शर्मा से भी कंफर्म करेंगे और आपसे भी कंफर्म करना चाहेंगे। ये खबर दिल्ली के झंडेवालान से होती हुई देहरादून तक पहुंची है कि भाई आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी की पहली पसंद है सतपाल महाराज बतौर सीएम। इस खबर में कोई दम है या ये खबर प्लांटेड है, जबरदस्ती खबर है? हम ये बात जरूर जानना चाहेंगे और इसीलिए इन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि वाकई ये प्लांटेड खबर है, ये एक शगुफा है जो छोड़ा गया है दिल्ली के झंडेवालान से, किसी ने छुड़वाया है, या ये वाकई इस खबर में कोई दम है? सबसे पहले तो हम प्रमोद शर्मा जी से जानना चाहेंगे। प्रमोद जी, सतपाल महाराज को लेकर कोई खबर आपके पास या ये बस सिर्फ हवाई बातें हैं? प्रमोद शर्मा जी, सतपाल महाराज को लेकर कोई खबर आपके पास में उत्तराखंड? देखिए, ये अभी के तौर पर अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी ऐसी कोई अगर मंशा होगी भी आरएसएस प्रमुख की तो यकीनन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव नहीं लड़ रही है। उत्तराखंड में जहां उनके पास कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में ये तो माना जा सकता है कि कोई वो ऐसा चेहरा चाहेंगे जिसके नाम पर विवाद ना हो, क्योंकि तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो भवन खंडूरी हो, चाहे दादा भगत कोश्यारी हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, तो इनके आपसी झगड़े हैं। तो ऐसे में बीजेपी अभी से नहीं चाहेगी किसी का नाम आगे किया जाए, उससे उसको नुकसान हो सकता है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि खबरें चर्चा में चल रही हैं, बहुत संक्षेप में पंकज राणा से पुष्टि नहीं हुई है कि सतपाल महाराज को आगे रख के बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पंकज, क्या इस खबर पर आप कोई पुष्टि करना चाहेंगे? प्रमोद शर्मा के साथ जाना चाहेंगे? आपका अपना कोई व्यू है? आपके पास अपनी कोई खबर है? पंकज राणा
देखिए प्रमोद जी ने एक बात कही कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांटेड खबर है और इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में बीजेपी किसको सीएम बनाएगी, क्योंकि ये बात सही है कि उत्तराखंड में वही सीएम बनेगा जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहेंगे या आरएसएस के लॉबिंग के आधार पर बनेगा। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की जो सियासत है वो बड़ी अलग अंदाज में चलती है और यहाँ पर हालांकि ये बात अलग है कि उत्तराखंड यूपी से बना हुआ राज्य है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड बनने के बाद से सियासत जो है अलग अंदाज में चली गई है। सतपाल महाराज आध्यात्मिक गुरु जरूर है, लेकिन बीजेपी में वो अपनी पकड़ इतनी मजबूत नहीं कर पाए हैं उत्तराखंड में। हालांकि केंद्र में उनकी किस हिसाब से पकड़ है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जब तक उनकी विधायकों में या यहाँ के स्थानीय नेता या बूथ स्तर के नेता में पकड़ नहीं होगी तो उनका सीएम बनने का सपना सिर्फ सीएम ही रह जाएगा। क्योंकि ये बात सही है कि उत्तराखंड में बीजेपी में सीएम चेहरे की एक लंबी कतार है, तमाम नेता सीएम बनने की चाह में कतार में खड़े हुए हैं। जो सतपाल महाराज का नाम उछला है, जो सतपाल महाराज को लेकर तमाम चीजें खबरों में आई है, उसको अब हम सिर्फ और सिर्फ प्लांटेड खबरें कह सकते हैं। यहाँ पर अभी सीएम को लेकर बीजेपी ने कोई चर्चा नहीं की है और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता वो एक बात भी सच है कि सीएम अभी किसी भी को नहीं बनाया। इस बात से मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शक भी इत्तेफाक रखते हैं, सियासत में गेंदें उछाली जाती हैं ये देखने के लिए कि गेंद कितने ऊपर तक जाएगी, और मुझे लगता है कि ये गेंदें उछालते उछालते ही चाल चल दी जाती है जो कि एकदम समझ में भी नहीं आती। तो फिलहाल माहौल तापमान को जानने के लिए भी नाम उछाले जाते हैं कि आखिरकार कहां पर कौन सी चीजें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मनीष पांडे आप लखनऊ से हमारे साथ मौजूद रहे, शुक्रिया आपका। प्रमोद शर्मा जी आप दिल्ली से लगातार मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपका। और पंकज राणा आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त लगभग 10 बजने जा रहे हैं और आप निश्चित तौर पर इस समय वहां पर माहौल बहुत ठंडा हो जाता है और आप खड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी।